हेलो बेटा, कैसे हैं सभी बच्चे। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे, वेरी हैप्पी होंगे। देखो बेटा, हमने पार्ट 1 में भी ये क्लास कराई थी एसएससी सीजीएल 2024 में जीके के क्वेश्चन। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, आज है पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा आपको तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना कितना है, कितना डीप जाना है, स्टैटिक जीके कितना अच्छे से करना है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये आपको किस लेवल तक का पढ़ना है। इन क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगा कि कितना हमें डीप जाना है ना, कितनी तैयारी करनी है, कितना तैयारी करके हम कितना गेट कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस क्लास का देने का पर्पज ये है कि आपको मालूम चले कि आपको कितना डीपली पढ़ना है ना। एसएससी सीजीएल जीके क्वेश्चन 2024 है ना, देख लें। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये है पार्ट 2 बेटा। ये क्लास जो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट क्लास मैंने बना दी है, उसमें भी 35 से 40 क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिले। ठीक है, आज की क्लास में भी 30-35 क्वेश्चन है जीएस के, जीके के, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा हिस्ट्री पूछा है, कितना अच्छा ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है ना, और जो स्टैटिक जीके है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। देखो बेटा, ये रहा इसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देखो ये क्वेश्चन बड़े घिसे पिटे हैं, लेकिन बार बार पूछे जा रहे हैं और सबको मालूम है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी बंदे ने सती प्रथा का भी अंत किया था इन 1829 है ना। 1829 में ब्रह्मो समाज, सती प्रथा का अंत, ये सब किया गया किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और सती प्रथा का अंत करने में इनका साथ दिया था किसने, सती प्रथा का, सती सिस्टम जो बेटा, सती सिस्टम जो है, सती सिस्टम, सती प्रथा का अंत करने में इनका साथ दिया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आदमी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन राय का साथ दिया और सती सिस्टम को खत्म किया गया है ना। तो इनका क्वेश्चन बार बार बनता है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कब 1829 इसमें सती सिस्टम खत्म कर दिया, किसके साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे, इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इंडियाज फर्स्ट क्यों बेटा, अब ये इंडियाज फर्स्ट क्योंकि इससे पहले गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के थे, भारत के। इससे पहले जो गवर्नर जनरल वो बंगाल के माने गए, जैसे लॉर्ड जो विलियम जो क्या नाम है, हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग वगैरह, वो किस में थे, वो बंगाल के माने गए। लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक करोगे बेटा। ये चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था, है ना। चार्टर एक्ट आया था 1833 में। चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही साथ में मिलकर सती प्रथा को खत्म किया था, किसके साथ मिलकर, राजा राम राय के साथ मिलकर। ठीक है, ओके। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो भाभी थी वो भी सती हुई थी और इस चीज से विचलित होकर इन्होंने इसके प्रति ज्यादा आवाज उठाई और इसको बंद करा के इन्होंने छोड़ा। ठीक है, ऐसे कुछ कहानियां हैं। ठीक है ना, चले आगे। राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, देश में गणतंत्र दिवस पर देश के अंदर झंडा फहराते हैं अपने राष्ट्रपति, और राज्य में गणतंत्र दिवस के ऊपर झंडा फहराते हैं राज्यपाल। कौन बेटा, राज्यपाल। जो काम देश में राष्ट्रपति करेगा वही काम राज्य में राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक राज्यपाल भी होगा, तो आर्टिकल 53 में बताया गया है कि भारत का एक राज्यपाल भी होगा। ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर जो होगा। ठीक है, जो देश में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं वो राज्य में राज्यपाल के पास होती हैं। चलें आगे। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, व्हाट गोज टू द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं भाई। राज्य का जो विधानमंडल होता है बेटा, उसमें दो सभाएं होती है, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। जैसे देश में संसद के अंदर दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही अपने विधानमंडल में, ऐसे ही अपने लेजिस्लेटर के अंदर ये दो होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल
है ना, काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली अपना जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। देखो नाम मैं लिख देता हूं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा तो ऐसा है जैसे हमारा लोकसभा देश के अंदर, विधान परिषद ऐसा है जैसा हमारे देश के अंदर राज्यसभा होती है। राज्यसभा अपर हाउस होता है, ऐसे ही राज्यसभा अपर हाउस होता है देश के अंदर, ऐसे ही राज्य में अपर हाउस कौन सा, विधान परिषद। राज्य में सेकेंडरी कौन सा होता है, विधानसभा। ऐसे ही देश में जैसे अपर होता है राज्यसभा और उसके बाद होता है लोकसभा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपको चलना है। राज्य में जैसे लोकसभा में जो विजेता पार्टी होती है उसके मेंबर जिसके ज्यादा हैं वही प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे ही विधानसभा में जिसकी पार्टी के मेंबर ज्यादा हैं, बहुमत दल का जो नेता होता है विधानसभा में वही मुख्यमंत्री होता है। तो बेटा इन चीजों का ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, चले आगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड? तो बेटा ये देखो 42वां संविधान संशोधन इन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। मौलिक कर्तव्य अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, अपने जो नैतिक कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति जो होते हैं, इनको हमने 1976 में जोड़ दिया। 42 का जो अमेंडमेंट था अपना, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, 42nd अमेंडमेंट इन 1976 में जोड़ा गया। अब बात आती है जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमने कहां से लिए हैं? हमने लिए हैं बेटा रसिया से। हमने कहां से लिए? रसिया से। एक ऐसा ही नाम आपने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार। एक होता है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज, एक होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। तो बेटा ये मौलिक अधिकार जो हैं ये हमने कौन से देश से लिए हैं? हमने फंडामेंटल राइट्स जो लिए हैं वो लिए बेटा यूएसए से, है ना। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? रसिया से लिए हैं। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान, कौन सा कानून हमने किस देश से लिया है? जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी। आपातकालीन इमरजेंसी का जो प्रावधान है ना, आपातकाल उपबंध, इमरजेंसी जो देश में लगती है बेटा, वो हमने जर्मनी से लिए हैं। ऐसी चीजें तुम्हें जरूर याद करनी पड़ेंगी और इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पश्चिम दिशा में निम्न में से कौन सी नदियां बहती हैं? देखो ज्योग्राफी का कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन। मैं तुमसे हमेशा बोलता हूं कि बेटा रिवर पे फोकस करो, रिवर पे फोकस कीजिए, रिवर्स और माउंटेन्स पर फोकस तुम्हें जरूर करना है बेटा। और देखो यहां पर क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है, रिवर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि पश्चिम दिशा में कौन सी नदियां बहती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन द वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम में कौन सी बहती हैं। तो एक बार देखो यहां देख भी सकते हो, पश्चिम दिशा में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। इसको मैं डायग्राम से एक बार आपको बता दूं बेटा, आप आराम से यहां पर डायग्राम से देख सकते हो। तो आपको डायग्राम से देखने में और इजी रहेगा, आपको जल्दी से याद होती है। ज्योग्राफी जो होती है बेटा वो डायग्राम से, बाय मैप के थ्रू आप जल्दी अच्छे से इसको सीख सकते हो बच्चे। ठीक है, तो यहां से आपको देखने को मिलेंगी चीजें। देखो बच्चे थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू में लेते हैं। देखो बेटा यहां से अमरकंटक की पहाड़ी से आ जाती है आपकी नर्मदा, ये आ गई आपकी ताप्ती। इधर जो रेंज है एक अरावली रेंज है, इधर कौन सी रेंज है बच्चे? विंध्याचल रेंज है। यहां पर कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है ना। तो आप एक बार यहां देखो, थोड़ा सा ऐसे देखो, ये आ गई बच्चे, ये आ गई नर्मदा, यहां पर आ गई ताप्ती, और ये आ गई बेटा इधर से साबरमती, और ये आ गई लूनी। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है? ये है ईस्ट, और ईस्ट से ये जा रही है वेस्ट में, ईस्ट टू वेस्ट में। तो ये नदियां कहां जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट में। ये नीचे आ रही है, साबरमती थोड़ा नीचे आ रही है, अरेबियन सी में जा रही है। इसको क्वेश्चन को ऐसे भी थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता था वो कि ऐसी नदियां बताओ जो अरेबियन सी में जाती है ना, ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो कौन सी नदियां मैंने आपको बताई बेटा? ये है नर्मदा, ठीक है, ये है ताप्ती, ये है साबरमती, और ये है बेटा लूनी। ठीक है,
तो ये नदियां हैं और ये रेंज कौन सी है, अरावली माउंटेन रेंज है और ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। ओके, इनसे ये नदियां यहां से निकलती और भी है बेटा नीचे, यहां से मांडवी, जुआरी, पेरियार, भरतपूजा, पंबा, ये नदियां भी हैं जो अपनी वेस्ट साइड में चल रही हैं। तो बेटा ये वेस्टर्न नदियां जो हैं, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो भी नदी जाएगी किधर, जो भी नदी जाएगी अरेबियन सी में, एक बार मैं इधर इसको बना दूं, ये बेटा पाकिस्तान है, इधर ये जो है ये क्या है, ये अरेबियन सी है, ये क्या है, ये अरेबियन सी है, ये अरब सागर है, ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है, ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। ओके, तो बेटा ये अरेबियन सी में जा रही है कौन कौन सी, आपको दिखाई देगी, साबरमती, नर्मदा, लूनी, मांडवी, लिख दो नाम इनका, इनका नाम भी लिख दो, कौन कौन सी अरेबियन सी में जा रही है। एक बार आप ये देख सकते हो बेटा कौन कौन सी यहाँ अरेबियन सी में जा रही हैं, ठीक है, एक बार देख लो। तो ये है बच्चे मांडवी, मांडवी, ये है बेटा जुआरी, ये केरला वाली है पेरियार, पेरियार, पंबा और भरत पूजा, और भरत पूजा, ठीक है। ये सारी नदियां मैंने लिख दी तुम्हारे सामने जो अरेबियन सी में जा रही है, जो किधर जा रही है, अरब सागर में जा रही है, जो ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो की और अरेबियन सी में गई। अगला एक और क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बे ऑफ बंगाल में जाती है या कौन सी वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती है, और इनके ट्रिब्यूटरीज के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन बना था, भीमा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन बना था, अमरावती इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, इस टाइप के क्वेश्चन बना है, मंजरा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो बेटा ये क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी के भी बनते हैं, मैंने सब कुछ करा दिया है आपकी क्लास में, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह सारी मैंने करा दी बेटा, ठीक है। चले अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं बच्चे, देख लेते हैं। हाँ, निम्न में से कौन से सितार वादक हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर बनेगा। पंडित रविशंकर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको इंपॉर्टेंट लगा के चलना है। एसएससी सीजीएल सितंबर वाले पेपर में ये पूछा जा चुका है। पंडित रविशंकर आपसे पूछेगा बांसुरी वादक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको एक और बता रहा हूं, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक है, ठीक है। सितार वादक पंडित रविशंकर दिखा रखे हैं, ये दोनों मैंने बताए हैं आपको बांसुरी वादक है ना, फ्लूट बांसुरी वादक है ये। सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बहुत बड़ा नाम है, बिस्मिल्लाह खान। सहनाई वादक। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान, सरोद वादक। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नीलिमा घोष, लगभग 1952 का ओलंपिक, इसमें नीलिमा घोष ने रनिंग में, लगभग रनिंग की बात है, रनर थी बेटा, खिलाड़ी है, रेसर है, और नीलिमा घोष ने ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। उस समय तो बेटा महिलाओं का घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अगर ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, ओलंपिक में मेडलिस्ट, फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है, इंडिया, भारत की बात हो रही बेटा, तो वो फर्स्ट मेडलिस्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। किसमें, वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी है, वेट लिफ्टिंग में बेटा लगभग 110 किलो वजन उठाया उन्होंने, है ना। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है इंडियन में, कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के ओलंपिक गेम थे बेटा, ठीक है। चलिए आगे, ओके। और ओलंपिक में पहले पदक विजेता पूछ ले तो बेटा, भारत के पहले
इंडिविजुअल मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट इंडिविजुअल है बेटा, तो कौन है बेटा, कौन है वो बंदे हैं केडी जाधव, केडी जाधव। ये रेसलिंग गेम था बेटा, और ये रेसलिंग में मेडल लेके आए थे केडी जाधव। महाराष्ट्र के हैं बच्चे, कहां के हैं, महाराष्ट्र के। ओलंपिक की बात चले तो ना, चले आगे। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे, बताओ। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता आपके सामने ये आंसर रहा, सिद्ध मुर्मू और कान्हू मुर्मू। संथाल विद्रोह, अब ये संथाल विद्रोह है तो संथाल जनजाति का क्वेश्चन बना या नहीं। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति बेटा ये झारखंड के अंदर ये मेन ट्राइब होती हैं। झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर ये जनजाति क्षेत्र है संथाल, मुंडा। हमारी जो महिला, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है इंडिया की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है कौन अपनी, ये है अपनी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति से हैं बच्चे। जन्म हुआ था उड़ीसा में, संथाल जनजाति की है द्रौपदी मुर्मू। तो ये ट्राइब का एरिया बेटा जरूर आता है। ओके चलें। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, वेयर डज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, तो कौन सी बच्चे, भूपर पट्टी, कौन सी बेटा, भूपर पट्टी, या इसको कहेंगे क्रस्ट। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें दिखा दूं। देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ की रेडियस है, ठीक है। हमारी अर्थ की रेडियस कितनी, रेडियस है बेटा, रेडियस कितनी बेटा, 6371 किलोमीटर, ये रेडियस अपनी बताई जाती है, रेडियस है ना। अब मैं आपको यहां पर 3 लेयर आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने एक टुकड़ा यहां से निकाल लिया, तो यहां पर आपको दिखी 3 लेयर। तो कौन सी 3 लेयर है बच्चे, यहां पर कौन सी 3 लेयर आप देखोगे, अपर क्रस्ट, सबसे ऊपरी वाली लेयर को बोलते हैं बेटा क्रस्ट लेयर, यानी भूपर पट्टी, भूपर पट्टी। सेकंड को हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल लेयर, इसको हम मेंटल लेयर को हिंदी में लिखेंगे आवरण, ठीक है। नीचे वाली को हम बोलेंगे कोर, क्रोड, ओके। इनके भी फिर सब पार्ट हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, इन्हीं के भी फिर वो सब पार्ट हो जाते हैं। क्रस्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स इसके अंदर है, मैग्मा इसके अंदर है, मैग्मा किसमें, मेंटल लेयर में, मैग्मा के चैम्बर आपको मिलेंगे। कोर के अंदर आपको निफे मिलेगा, निकल एंड फेरस, मैग्मा, और यहां पर मिलेगा आपको टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट एंड ओशनिक प्लेट होती है और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है हमारी। टोटल मिला के भूपर पट्टी के अंदर यहां पर टोटल छोटी बड़ी मिला के लगभग 100 प्लेट्स हैं, 7 बड़ी प्लेट्स हैं, टोटल मिलाकर 100 प्लेट्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर, है ना। तो बेटा ये ध्यान रखना है तुम्हें। अपर लेयर कौन सी है, क्रस्ट, किसकी बनती है, एक इसमें होता है सीमा और दूसरी चीज इसमें होती है सियाल। सियाल, सियाल में क्या क्या होता है पता है, सिलिका और एल्यूमिना से बल्कि बना सियाल। सियाल में क्या, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। सिलिका, सीमा में क्या होता है बेटा, सीमा में क्या होता है बच्चे, सीमा एक तो सिलिका और एम से मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है सीमा, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना है सियाल। ये दोनों किस में होते हैं, क्रस्ट में होते हैं। याद करना, चैप्टर में अलग से कराऊंगा, ज्योग्राफी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ज्योग्राफी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें आप वेरी डीपली इन चीजों को समझोगे बेटा, ठीक है। ओके चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के फाउंडर, मेन फाउंडर बेटा आत्माराम पांडुरंग। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग। जैसे जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछे गए ना आपसे, राजा राम मोहन राय, ऐसे ही प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछ लिया। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है क्या आर्य समाज के संस्थापक कौन बेटा, आर्य समाज के संस्थापक कौन, लिख दूं थोड़ा सा, आर्य समाज। तो बेटा आर्य समाज के फाउंडर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप करोगे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनका रियल नाम था मूल शंकर, नाम क्या था, मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी और आर्य समाजियों का ही एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जिसका नाम था
सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखना बेटा, सत्यार्थ प्रकाश यहां पर इनका नाम था। ओके, बात समझ में आ गई, चलें आगे। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन किसकी यूनिट है भाई? नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? किसकी? किडनी की भाई। डायलिसिस किसका होता है? किडनी का डायलिसिस वगैरह आजकल बहुत चला बेटा, किडनी स्टोन, किडनी के बारे में, है ना। तो किडनी की ये यूनिट पूछ ली गई, इसमें कोई ताजुब नहीं है। अगर आपका बायोलॉजी का देखो, साइंस के मोस्टली क्वेश्चन बनते बेटा बायोलॉजी से, मोस्टली अगर क्वेश्चन बनेगा 95% क्वेश्चन बनेगा जनरल साइंस में से, तो वो बायोलॉजी से आपका बन जाएगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हो यूनिट पूछी जा रही है बेटा, यूनिट पूछी जा रही है, ठीक है, इकाई पूछी जा रही है, तो जनरल साइंस में जितने यूनिट वगैरह वो सब याद कर लेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो बेटा देख लो, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो नदियों का क्वेश्चन नहीं छोड़ना बच्चे, नदियों का क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपके सामने देखो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पूर्व की ओर कौन सी नदियां बहती हैं, एक बार देख लें बच्चे ये भी। पूर्व की ओर कौन सी नदियां बहती हैं, एक बार इसका भी हम छोटा सा बनाएंगे यहां। ऐसे इसको अब देखो, पूर्व की ओर कौन सी नदियां बह रही बेटा? ईस्टर्न साइड में कौन सी बह रही है? देखो यहां है नासिक, और नासिक में त्रियंबक पहाड़ी है बेटा। ये गई कौन सी? गोदावरी। यहां महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर से आ गई कृष्णा। यहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में, और यहां से आ गई कावेरी। ठीक है, और बच्चे यहां है सिहावा एरिया छत्तीसगढ़ में, यहां से आ गई आपकी कौन सी? महानदी। ऊपर से आ गई सवर्ण रेखा वगैरह, है ना, उपसवर्ण रेखा वगैरह आ गई। इधर से ये गंगा आ गई, ये ब्रह्मपुत्र आ गई, है ना। तो ये बेटे ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया म्यांमार कंट्री, और ये सुंदरबन का डेल्टा इन्होंने बना दिया, गंगा ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा डेल्टा। सवर्ण रेखा नदी, वहां नदी, देखो ये तो है महानदी, ठीक है, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और ये है कावेरी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये मेन रिवर आप कर लोगे, जो कि अपना वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती है। आप देख सकते हो बेटा, आप देख सकते हैं बच्चे, फटाफट से आपके सामने सारी चीजें हैं। और रिवर्स के जो क्वेश्चन, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बनेगा मैं विद मैप कराऊंगा बच्चे, विद मैप हम कराएंगे। ज्योग्राफी तो अपना मेन सब्जेक्ट होता है बच्चे, सबको मालूम है ना। ज्योग्राफी हिस्ट्री अपने मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो ये ज्योग्राफी जो मैप के माध्यम से होना चाहिए, वो मैप के माध्यम से ही होगा। ठीक है, चलें आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? कितनी बार स्टैटिक जीके में करवाए हुए हैं? राज्यसभा से संबंधित है। मैंने तुम्हें बताया था बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि चीजों को कैसे करना है, थोड़ा सुनो। अपना होता है पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, क्या बोलते हैं? अपना जो पार्लियामेंट है संसद भवन है। उसमें बेटा अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा, राज्यसभा। और लोअर हाउस कौन सा बेटा? लोकसभा। ठीक है, कौन सा बच्चे? लोकसभा। अब तीनों का देखो बेटा, संसद आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल यहां पर नोट कर रहे हैं, आप नंबर वाइज सीख जाओगे। इसमें आर्टिकल 79 है, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81, तीनों याद हो गए सीक्वेंस। संसद के ही दोनों सदन है, राज्यसभा अपर है और लोकसभा लोअर है, इसलिए इन दोनों का भी सीक्वेंस ऐसे दिया है। इन दोनों, ये दोनों है किसमें? संसद में, इसलिए यहां पर 79 इसका आर्टिकल दिया गया है। तो कितना बढ़िया तरीके से आप इसको जान सकते हो, और क्या चाहिए ना। इस तरह से तुम्हें मालूम होना चाहिए बच्चे। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80, राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? सबको मालूम है 250 हो सकते हैं, है ना। और 12 कौन चुनता है? 12 चुनता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुन के देगा 12 को। ये ध्यान रखना बेटा, जो सदस्य हैं 250, उसमें राज्यसभा के सदस्य हैं, वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है राज्यसभा का जो भी मेंबर होता है वो, और उसमें से प्रत्येक 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। जबकि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बच्चे याद करना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का जो हेड होता है, लेकिन वो चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। याद कर लेना चीजों को। ओके, चलें आगे।
मटकी किस राज्य का नृत्य है? मटकी किस राज्य का नृत्य है? मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश का नृत्य। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था जो डालना हम यहाँ पे भूल गए, कजरी जो नृत्य है बेटा, कजरी उत्तर प्रदेश का नृत्य है कजरी। मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य है बच्चे, याद कर लेना। और मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल एरिया भी यहाँ पे पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल एरिया भी पूछा जाता है भाई। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी एक जनजाति जिसका नाम है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? यहाँ पर गोंड जनजाति, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत में सबसे ज्यादा एरिया में जो फैली हुई है जनजाति वो कौन सी है? भील। भील जनजाति भी मध्य प्रदेश में निवास करती है। ओके, और नृत्य हो गया, ट्राइब हो गया, क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार चीजें आ रही बेटा। ओके, चले आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर बच्चे, और किसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। ये पाल डायनेस्टी में, पाल डायनेस्टी में, पाल डायनेस्टी, पाल वंश, पाल वंश में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रख दी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और पूछा गया था पिछली बार मैंने तुम्हारा एक और कोई जो क्वेश्चन सोल्व कराए थे मैंने एसएससी सीजीएल के जीके के, तो उसमें एक क्वेश्चन और था, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कराने वाला कौन है? कुमार गुप्त है। कौन है बेटा? कुमार गुप्त है। कौन है? कुमार गुप्त है, नालंदा स्थापना करवाने वाले। और विक्रमशिला के स्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल का एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, पाल वंश में है और ये इन्होंने कन्नौज के लिए युद्ध लड़ा था बेटा 3 राजाओं से। देखो कन्नौज के लिए युद्ध हुआ बेटा, थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूंगा। कन्नौज के लिए लड़ाइयां हुई हैं, कन्नौज के लिए लड़ाइयां हुई हैं बच्चे, क्योंकि कन्नौज मोस्ट पावरफुल एरिया था उस समय। मगध के बाद, मगध एम्पायर के बाद, मगध एरिया के बाद जो सबसे पावरफुल एरिया हुआ था वो कन्नौज हो गया था उस समय। और कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 राज्यों में लड़ाइयां चली थी। त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं उसको, उसको त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं ना। एक तो बेटा पाल वंश का राजा धर्मपाल ने युद्ध लड़ा, एक राष्ट्रकूट वंश का राजा राजा ध्रुव ने युद्ध लड़ा कन्नौज को कैप्चर करने के लिए, उस पर अपना नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए। राष्ट्रकूट वंश का राजा ध्रुव, पाल वंश का राजा धर्मपाल, और एक और है गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा वत्सराज। वत्सराज किस पर अधिकार करना चाहते हैं? किस पर अधिकार करना चाहते हैं? कन्नौज पर, क्योंकि कन्नौज उस समय मोस्ट पावरफुल एरिया है, तो तीनों पर कंट्रोल, तीनों ही कंट्रोल करना चाहते हैं। कौन जीत गया? राजा ध्रुव, राष्ट्रकूट वंश का राजा ध्रुव जीत गया, धर्मपाल को भी हराया, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को भी युद्ध में हराया राजा ध्रुव ने। ठीक है, चलते हैं आगे। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदला गया कब? 2021 में। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदला गया 2021 में। इससे पहले इसका राजीव गांधी खेल रत्न जो है नाम बदला गया 2021 में। अब नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, और ये कब दिया जाता है? ये खेल दिवस पे दिया जाता है 29 अगस्त। 29 अगस्त को दिया जाता है भारत का खेल दिवस, भारत का खेल दिवस। क्यों भाई? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है, खेल दिवस के अवसर पर, क्योंकि इनका जन्म दिवस है। और राजीव गांधी का नाम बदल दिया था, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया था, मेजर ध्यानचंद कर दिया था 2021 में। कर लोगे? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाने वाले, किसमें? ओलंपिक में। इनकी हॉकी भी चेंज कर दी गई थी बेटा। जर्मनी का जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर, उसने बोला हॉकी चेंज करो, हॉकी चेंज कर दी गई, फिर भी वही करिश्मा है। एक बार इनकी बॉल जाके, जो हॉकी का जो बॉल होता है उसमें जो पोल होते हैं, उस पोल पे वो बॉल जाके लगी है ना। और फिर इस बंदे ने बोला कि नहीं, मेरी जो बॉल है वो गोल के अंदर जानी चाहिए थी, इसका मतलब पोल पे लगी है तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई कम है। और जब उसकी जो गोल पोस्ट है उसकी जो चौड़ाई चेक की गई
उस गोल की चौड़ाई चेक की गई तो सच में ही वो उतनी ही कम निकली जहां से वो गेंद अंदर जा सकती थी। वो पोल थोड़ा सा वहां से हटके और आगे होना चाहिए था। तो कमाल के हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत ज्यादा, बहुत सारी कंट्रियों ने बोला हमारे देश की तरफ से खेलिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे। इसने बोला नहीं, इसको बोला तुम्हारा देश तुम्हारे लिए करता ही क्या है, तुम अपने देश में रह के तुम अपनी प्रतिभा का विनाश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तुम्हारा देश तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बंदे ने इतना बढ़िया आंसर दिया, बोला कि देश को नहीं, हमें देश के लिए करना चाहिए। कितना बढ़िया आंसर है, सबके सब चुप हो गए। देश हमारे लिए नहीं, हमें देश के लिए करना चाहिए। इतना बढ़िया आंसर इस आदमी ने दिया। बोला नहीं, सर्वोपरि देश है और देश के लिए मैं खेलूंगा, तो कोई भी कुछ भी हमारे लिए, कुछ भी, बेशक कोई गवर्नमेंट कुछ ना करे, लेकिन हमें देश के लिए करना है। देश हमारे लिए नहीं, हमें कुछ करना है। ठीक है, बहुत ही उच्च विचार। चले आगे। मंडी लोक नृत्य कहां पर फेमस है? वेयर इज मंडी फोक डांस? देख बेटा, ये जो मंडी आपको दिख रहा है, ये जगह तो है हिमाचल प्रदेश की, और वहीं पर हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में होने वाला जो नृत्य है उसको मंडी नृत्य कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा, ये डांस के क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं, कमाल की बात है। डांस के, म्यूजिक के, ट्राइब्स के, ये कितने सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं। मैंने बोला था कि स्टैटिक जीके भर भर के आएगी, और आ रखी है ना, कितनी ज्यादा चीजें आ रखी बेटा। ओके, मंडी लोक नृत्य आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, लाहौली है, कनौरी है, ये ट्राइब्स भी मैंने आपको बता रखी है। चले आगे। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र? देखो बेटा, वाद्य यंत्र, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखो कितने सारे आ रखे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखो कितने सारे हैं, कमाल की बात है। सुरबहार, सुरबहार, सुरबहार वाद्य यंत्र है बेटा, सुरबहार वाद्य यंत्र है। तो कितनी सारी चीजें इनसे आ रखी हैं। बांसुरी वादक मैंने तुम्हें बताया, सरोद वादक मैंने तुम्हें बताया, तबला वादक जाकिर हुसैन भी ध्यान रखना, बांसुरी वादक पन्नालाल घोष है, हरि प्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक। इन चीजों को याद कर लेना। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आएगा पेपर में। चलें आगे। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पहली बात तो पुनर्निर्माण तो बहुत सारे राजाओं ने कराया बेटा, इसको रिपेयर तो बहुत सारे राजाओं ने करवाया है। इसमें अशोक का नाम भी है, रुद्रदामन का नाम भी है, बाद में अंग्रेजों के द्वारा भी रिपेयर बहुत सारों ने कराया। लेकिन जब यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया तो उस समय ऑप्शन में रिपेयर कराने वाला सिर्फ रुद्रदामन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रुद्रदामन। ठीक है, इसी रुद्रदामन ने भारत में पहला संस्कृत का अभिलेख लिखा था। संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज का पहला टेक्स्ट गुजरात के अंदर, जूनागढ़ में गुजरात के अंदर संस्कृत भाषा का पहला टेक्स्ट, पहला इंस्क्रिप्शंस अभिलेख संस्कृत भाषा में किसका है? वो रुद्रदामन का है। ध्यान रखना बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील रिपोर्ट तो बहुत सारे ने कराया, लेकिन बनवाई किसने थी? क्वेश्चन ये बेस्ट होता, बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य, बनवाई थी बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। गुजरात के अंदर ये मैन मेड लेक है, गुजरात के अंदर ये मैन मेड लेक है बेटा, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ओके, बहुत इंपोर्टेंट खास क्वेश्चन है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। स्वर कोकिला कहलाती है, स्वर कोकिला कहलाती है भारत की लता मंगेशकर, भारत रत्न दिया 2001 में। सचिन तेंदुलकर को बहुत बड़ा एक इंसान, बहुत नेक इंसान मानती थी लता मंगेशकर जी, और लता मंगेशकर का एक बार इंटरव्यू चला हुआ था। किसी ने पूछा कि दोबारा से जन्म मिला इंसान का, तो क्या फिर से लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी आप? तो ठीक है, बनना चाहेंगी। और इन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, अगर मेरे को दोबारा से जन्म मिला तो मैं एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लूंगी, लता मंगेशकर के नाम से नहीं। तो उस आदमी ने, वो इंटरव्यू करने वाला, वो जो साक्षात्कार करने वाला है, वो हैरान हो गया कि इतनी बड़ी हस्ती है, इतना बड़ा नाम है विश्व में, और ये बोलते नहीं, लता मंगेशकर का जन्म नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां, लता मंगेशकर के जीवन से क्या क्या समस्याएं, उसके जीवन में क्या क्या जुड़ा है, तो वो चाहती है कि मैं लता मंगेशकर का जन्म दोबारा से ना पाऊं, मैं एक साधारण आदमी का जन्म लेके आऊं, और फिर अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी पावर से, अपनी मेहनत से उसको फिर से मैं उस मुकाम को मैं अचीव करूं, है ना, अपनी मेहनत से। लेकिन तो बेटा देखो,
कितने नेक इंसान हैं, क्या क्या इनकी सोच है बेटा, कमाल की बात है। तभी तो इतने बड़े नेक इंसान बनते हैं, तभी तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होते हैं। अगर छोटी सी सोच हो, खराब सोच है, तो इतना बड़ा आदमी बन नहीं पाएगा। बन भी सकता है किसी धोखे से, लेकिन बहुत ही जल्दी डाउन आ जाएगा, बहुत जल्दी डाउन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। महेंद्र वर्मन किस वंश से संबंधित है? भाई ये पाल वंश तो है ना, इसने तो कमाल कर रखा है। अब की एग्जाम में बेटा जो पल्लव डायनेस्टी है, पाल वंश नहीं सॉरी पल्लव डायनेस्टी, बेटा इस पल्लव डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। महाबलीपुरम के मंदिर हैं, नरसिंह वर्मन है, महेंद्र वर्मन है ना, कांचीपुरम के मंदिर हैं। तो बेटा देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, विच डायनेस्टी डिड महेंद्र वर्मन बिलोंग टू? तो पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी में एक और राजा मैंने तुम्हें पढ़ाया था बेटा पिछली क्लास में, नरसिंह वर्मन, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था बेटा। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन, मामलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, ये किसने? महेंद्र वर्मन एंड वर्मन, पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, चले आगे। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है भाई? चींटी का जो डंक होता है उसमें जो एसिड वो छोड़ती है, जो जहर वगैरह छोड़ती है, जो भी केमिकल वगैरह जो होता है उसमें, वो फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है बेटा। जो भी उसके डंक में जो भी रसायन होता है, जो भी चीज होती है, वो फॉर्मिक एसिड होती है। ये देखो जनरल साइंस का क्वेश्चन। जनरल साइंस के क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं, और अब की बार करंट के क्वेश्चन भी कुछ कम देखने को मिले हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो जीके के हैं बेटा। जीके बोले तो अपने स्टैटिक जीके के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, लेकिन मेनली क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके भरा हुआ है बेटा। चले आगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अब देखो करंट के क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री पूछ रहा है, राज्यपाल पूछ रहा है। यूपी के राज्यपाल पूछी थी बेटा आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पूछी थी यूपी की, जो आनंदी, मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल पूछा बेटा। यूपी का राज्यपाल पूछा है आनंदीबेन। ठीक है, पूछा गया है इसी सितंबर में। यहाँ पर मुख्यमंत्री पूछ रखा है एम के स्टालिन बेटा, एम के स्टालिन यहाँ पर पूछे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये आपसे जरूर चीजें पूछी जा सकती हैं। महान्यायवादी हैं अपने कौन है, हाई कोर्ट कौन से हैं, कहाँ है और कितने हैं, और अपने सुप्रीम कोर्ट के मेन जो मैंने तुम्हें बता ही दिया कितने होते हैं, टोटल मेन कितना होता है, उसका नाम क्या है, कब स्थापना हुई, कि आरबीआई का हेड पूछा जा सकता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। चले, फोर्ब्स की सबसे मूल्यवान व्यक्ति की सूची में कौन है? वैल्यूएबल पर्सन, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, यहां पर बेटा ऑप्शन में नरेंद्र मोदी है। ठीक है, साथ में सलमान खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर वगैरह कुछ ऐसे 3 ऑप्शन और भी हैं, इसलिए वहां पर मेन आपका आंसर हो गया नरेंद्र मोदी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो नरेंद्र मोदी से अलावा बाहर का कोई आदमी ऐसे दिखा रखे, लेकिन वो फर्स्ट नंबर पर है ना। नरेंद्र मोदी का नंबर थोड़ा नीचे है, लेकिन इसमें जो साथ में जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन में तो और भी बहुत ही नीचे बेटा। जो ऑप्शन में जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, इस टाइप के कुछ अन्य ऑप्शन में डाले हुए हैं, तो उनमें वैल्यूएबल पर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, हो गया। चलें आगे। लोकनायक किसका उपनाम है? हुज सरनेम लोकनायक, किसका बेटा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का नाम लोकनायक बोला गया है, लोकनायक बोला गया है। जैसे कायदे आजम, ये किसका नाम है? कायदे आजम गांधी जी ने टाइटल दिया था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का टाइटल देने वाले महात्मा गांधी हैं। राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था किसको? गांधी को। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था राष्ट्रपति का टाइटल किसको? गांधी को। गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा बोला था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत बनते हैं। गुरुदेव किसको बोला? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया था किसने? गांधी ने। बात समझ रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में।
ओके, केसर हिंद या पंजाब का शेर या पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? पंजाब केसरी, केसरी मतलब होता है शेर, केसरी मतलब क्या होता है? शेर। तो ये थे बेटा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, पंजाब का शेर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला क्रिकेट मैच कहां खेला गया? प्रथम महिला क्रिकेट मैच, वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट मैच प्लेड इन इंडिया? बेंगलुरु के अंदर खेला गया, बेंगलुरु के अंदर खेला गया, इन 1976 में खेला गया। और टीम कौन थी? टीम थी वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज की टीम है बेटा, ये वेस्ट इंडीज की टीम है जिसने ये मैच खेला है। ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम के साथ भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम ने मैच खेला है 1976 में। ओके, अपशिष्ट पर्वत कौन सा है भाई? अब देखो, रेजिडुअल माउंटेन पूछा, विच इज द वेस्ट माउंटेन, इसको रेजिडुअल कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। रेजिडुअल यानी अपशिष्ट, अपशिष्ट माउंटेन अरावली। भाई ये अपशिष्ट कौन सा होता है? रेजिडुअल कौन सा होता है? जो ओल्ड होते हैं, जो ओल्डेस्ट होते हैं, जिसमें वेदरिंग हो चुकी होती है बहुत सारी, है ना, इरोजन एक्टिविटी हो चुकी है काफी सारी, जो कटा फटा बचा कुचा थोड़ा सा इस टाइप का घिसा पिटा इस टाइप का थोड़ा सा बचा है, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का थोड़ा सा, और भी ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा इस टाइप का थोड़ा बचा है। अगर फोल्डिंग माउंटेन होता तो ऊंचा लंबा होता, लाइक हिमालय। ठीक है, लाइक हिमालय, तो हिमालय के जैसा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रेजिडुअल की। रेजिडुअल कैसा बेटा? रेजिडुअल होता है घिसा पिटा, है ना, जो घिसे पिटे होते हैं वो रेजिडुअल। जैसे कि अमेरिका में अपलेशियन, अमेरिका में अपलेशियन, नीचे साउथ इंडिया में हमारे होते हैं ये भी, जैसे नीलगिरी वगैरह है नीचे हमारे, ये भी किस टाइप के? ये भी रेजिडुअल टाइप के हैं, यानी ओल्ड हैं काफी। ओके, अच्छा रेजिडुअल। अच्छा, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर भी थोड़ा सा माउंटेन का टाइप बताओ, तो मैं माउंटेन का थोड़ा सा एक बार तुम्हें यहां पर माउंटेन्स के मैं एक बार तुम्हें थोड़े से टाइप समझा दूं। एक बार देख लीजिए माउंटेन के टाइप। देखो बेटा, सबसे पहला होता है फोल्डिंग। कौन सा होता है? फोल्डिंग। दूसरा वोल्केनिक माउंटेन, आप देखोगे वोल्केनिक है। तीसरा आप देखोगे बेटा ब्लॉक माउंटेन है। मैंने वैसे तो मेन बेटा ये तीन होते हैं, लेकिन रेजिडुअल भी हम उसमें डाल देते हैं बिकॉज ऑफ ओल्डेस्ट, है ना, बिकॉज ऑफ ओल्डेस्ट। तो फोल्डिंग को हम हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चे? वलित पर्वत है। वोल्केनो को हम हिंदी में लिखते हैं ज्वालामुखी पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन को हम लिखते हैं भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है। रेजिडुअल को हम लिखते हैं अपशिष्ट। तो ये माउंटेन्स के टाइप मैंने बताए हैं। जो फोल्डिंग होते हैं बच्चे, ये फोल्डिंग होते हैं, ये होते हैं लॉन्गेस्ट, ये होते हैं लॉन्गेस्ट, ये होते हैं हाईएस्ट, ये होते हैं न्यूएस्ट, लाइक है हिमालय। ओके, जो वोल्केनिक होते हैं ये ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ऐसे वोल्केनिक, यहां से वोल्केनो नीचे आ जाता है। ओके, और ये वोल्केनिक माउंटेन भी तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन टाइप के होते हैं? एक्टिव, डोरमेंट और डेड। जैसे एक्टिव वोल्केनो की मैं बात करूं तो हवाई आइलैंड पर किलायू, मोनालोआ, है ना, और अपना स्ट्राम्बोली जो मेडिटेरियन सी के अंदर है, इटली का। कौन सा? स्ट्राम्बोली है। ओजस डेल सेलेडो, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है। किलिमंजारो, डेड वोल्केनो इन अफ्रीका, तंजानिया। माउंट फ्यूजी जापान के अंदर, ध्यान रखना। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। तो ये आपके कुछ ज्वालामुखी पर्वत मैंने बताए। ब्लॉक माउंटेन में बेटा वोसजेस, वोसजेस कहां का? फ्रांस का। कहां का है? फ्रांस का। राइन कहां का? जर्मनी का। हिंदुस्तान के अंदर सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन और विंध्याचल माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन के ही एग्जांपल आप कर सकते हो बच्चे। ओके, रेजिडुअल के अंदर मैंने तुम्हें बताया, अभी क्वेश्चन भी रेजिडुअल का सीधा सीधा पूछ लिया तो कौन सा? अरावली, साउथ इंडिया में है, और अरावली अपना राजस्थान के अंदर होगा। अरावली साउथ इंडिया में हमारे नीलगिरी वगैरह ये भी रेजिडुअल में आ जाते हैं। अमेरिका का अपलेशियन वो भी रेजिडुअल में आ जाता है। तो बेटा ये चीजें मैंने तुम्हें समझाई, थोड़ा सा माउंटेन्स के टाइप मैंने आपको समझा दिए कैसे कैसे आपको कर लेना है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य का? कमाल का क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश पे तो मैंने तुम्हें कितना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रखा है।
मध्य प्रदेश तो एक ऐसा स्टेट है जो आपको छोड़ना नहीं है बच्चे। मैं उसके 4-5 क्वेश्चन अभी फिर से मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा क्यों करना। देखो प्रोजेक्ट टाइगर का मैं तुम्हें टाइमिंग बता दूं एक बार तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। एमपी तुम्हें क्यों पढ़ना है? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जंगल वन क्षेत्र कहां? मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां? मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा टाइगर कहां? मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रोजेक्ट टाइगर कहां? प्रोजेक्ट टाइगर कहां? मध्य प्रदेश के अंदर है ना। प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश के अंदर है। ये चीजें तुम्हें मध्य प्रदेश में जरूर तुम्हें याद करनी है। ओके, टाइगर ही टाइगर है कई जगह, तो टाइगर तुम्हें करने हैं जरूर। नेशनल पार्क मैंने तुम्हें बताए थे कितने, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, कुनो, पंचमढ़ी, पेंच, कितने सारे नेशनल पार्क मैंने तुम्हें बताए हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो तुम्हें जरूर करने हैं। यहां पर टेम्पल्स मैंने बता रखे हैं तुम्हें, 64 योगिनी टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल है। यहां पर महाकालेश्वर टेम्पल है, कंदारिया महादेव टेम्पल है खजुराहो के अंदर। तो खजुराहो का एरिया आ गया तो सीधा मध्य प्रदेश में तुम जाने चाहिए, तुम्हारे माइंड में मध्य प्रदेश जाना चाहिए फटाफट से ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर। चलें आगे। नील दर्पण पुस्तक, देखो बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो बेटा, बाय वोम वाज द बुक नील दर्पण रिटन? दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र ने ये पुस्तक लिखी है बेटा, दीन बंधु मित्र ने पुस्तक लिखी है। नील दर्पण, नील की खेती, इंडिगो। नील की खेती के बारे में थोड़ा सा बात करूं मैं आपको, नील की खेती के विषय में थोड़ा सा पॉइंट मैं जोड़ता हूं आपके लिए। तो बेटा इसके बारे में हमने विरोध किया था इन 1917, जो था बेटा चंपारण विद्रोह, चंपारण रिवोल्ट, चंपारण विद्रोह था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी का बिहार के अंदर इन 1917। ठीक है, नील की खेती के विरोध में था। नील दर्पण पुस्तक लिखी दीन बंधु मित्र ने, याद कर देना है। ये गांधी जी का पहला मूवमेंट भी पूछा गया था बेटा, अभी रिसेंटली अभी पूछा गया था। सत्याग्रह कब? 1917। उसी का दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र ने बुक लिखी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक है, दाल का उत्पादन, दाल पल्सेज, भारत में जो पल्सेज हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पल्सेज आर प्रोड्यूस्ड द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है? ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। सोयाबीन, मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन, सोया प्रदेश बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं मध्य प्रदेश को। दालें वगैरह मध्य प्रदेश में कर देनी है तुम्हें। ऑयल सीड्स वगैरह गुजरात मध्य प्रदेश कर देना है, गुजरात में ऑयल सीड्स, क्योंकि गुजरात में ऑयल सीड्स कर देना, उसमें से बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में, सनफ्लावर वगैरह, सोयाबीन वगैरह कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। दालें वगैरह कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कर देंगे चीजें, ठीक है ना। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली खेली जाती है बरसाना उत्तर प्रदेश, बरसाना उत्तर प्रदेश में, जहां पर जो महिलाएं हैं वो लठ मारती हैं, डंडा मारती हैं। जो पुरुष होते हैं वो अपने ढाल के लिए एक टोकरा सा टाइप कुछ होता है, उसको ढाल के लिए यूज करते हैं, उस ढाल पर वो मारती है लठ, तो उसको बोला जाता है लठ मार होली, जो कि उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। तो आज के लिए ये सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। सेशन को फॉलो करते रहिए और क्लासेस को बेटा शेयर करते रहिए पढ़ने वाले बच्चों के पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेट कीजिए, एक नई क्लास का जीके का स्टैटिक सेशन, नई क्लास लेके आएंगे, वेरी फैंटास्टिक सेशन लेके आते हैं। तब तक गुड बाय, धन्यवाद।